इंडिया असेसमेंट लेवल 2 में आ गया, बहुत खुश हो रहे थे। अब ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर जूलियन हिल्स ने एक नया बम फोड़ दिया है, MD 115। MD 115 यानी कि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 115 के अंदर बहुत सारी चेंजेस जो है वो होंगे। जो अब ये जुगाड़बाजी चल रही थी, ऑस्ट्रेलिया के पैकेजेस चल रहे थे, हमारे फंड दिखा दो, कॉलेजेस भेज दो, पे आफ्टर वीजा कर लो, अब ये सारी चीजें बंद हो जाएगी। क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया को चाहिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट वो वाला जिसके पास अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जेन्युइन में होंगे, जिसके एकेडमिक्स अच्छे होंगे, यानी कि जिस बच्चे के सारे सब्जेक्ट में 60% से ऊपर नंबर होंगे, जो आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 या 6 नॉट लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा, जिसके पास फंडिंग होगी 3 महीने पुरानी विद जेन्युइन सोर्स, या उससे भी पुराना फंड होगा, वो उसकी भी जस्टिफिकेशन आपसे मांग सकते हैं कि ये पैसा आपके पास आया कहाँ से। तो अगर ये सोच रहे हो ना कि 3 महीने पुराना फंड ही तो मैनेज करना है, मैनेज कर लेंगे, हो जाएगा, फैब इनटेक नहीं नेक्स्ट इनटेक के लिए फाइल लगा लेंगे, कोई बात नहीं है। पर सिर्फ फाइनेंशियल ही मैनेज करना ऑस्ट्रेलिया का बड़ा टास्क नहीं है। फाइनेंशियल के साथ साथ आपको अपने इनकम के डॉक्यूमेंटेशन भी है वो मैनेज करने पड़ते हैं। यानी कि बच्चे ने तो अपनी तरफ से एफर्ट कर लिए, उसने एकेडमिक में अच्छा स्कोर ले लिया, अपने आर्ट्स में अच्छा स्कोर ले लिया, बट पेरेंट्स की प्रोफाइल वीक होगी। पेरेंट्स की प्रोफाइल वीक होने की वजह से क्या हो गया, अब इनकम का डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अगर डॉक्यूमेंटेशन है तो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों को अब ध्यान में रख के चलना है। तो जितना ही बच्चे के एफर्ट्स मैटर करते हैं उतने ही अब ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा लेने के लिए पेरेंट्स के एफर्ट भी मैटर करेंगे। तो MD 115 के अंदर उन्होंने 3 चीज़ों को प्रायोरिटाइज करा है। एक तो उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3। हर एक इंस्टीट्यूशन को इमिग्रेशन की तरफ से एक नंबर अलॉट किया गया है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज कि अगर उन्होंने एक 100 स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है वो ग्रांट करना है इंस्टीट्यूशन के लिए, अगर उस 100 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट्स का वीज़ा फाइलिंग जो है वो जल्दी लग रही है, यानी कि आप फैब इनटेक की फाइल जो है वो नवंबर एंड में लगा देते हो, आप इमिग्रेशन को 3 महीने का या 3 महीने से ज़्यादा का टाइम दे देते हो, तो उससे आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो प्रोसेस जो है आप अपना स्टार्ट करना चाहते हो अगर ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो मेक श्योर आप 3 महीने पहले नहीं ये सोचकर कि ऑस्ट्रेलिया का सीए तो 3 महीने पहले आएगा ही नहीं, तो प्रोसेस को अभी स्टार्ट करने का क्या बेनिफिट है। एटलीस्ट आप 6 महीने पहले अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते चलो, ताकि अगर आप 6 महीने पहले अपने प्रोसेस को स्टार्ट कर पाओगे, एक तो आप अपना जो ऑफर लेटर है वो टाइम नहीं ले पाओगे, अपने जीटी के डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन वे में आप सबमिट कर पाओगे, उसकी जस्टिफिकेशन दे पाओगे, फंडिंग कहाँ से आ रही है, इनकम के डॉक्यूमेंटेशन कैसे मैनेज करने हैं, आप वो वाली चीज़ें भी मैनेज कर पाओगे। और उसके बेसिस के ऊपर ही जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो 3 या 4 महीने पहले इमिग्रेशन में सबमिट करोगे, तो माइट भी पॉसिबिलिटी कि आप वो 80% रेशो में आ सकते हो, जिसकी वजह से आपका वीज़ा का जो प्रोसेस है वो प्रायोरिटी में आ जाएगा, यानी कि प्रायोरिटी 1 में आ जाएगा। उसके बाद वो वाले बच्चे बचते हैं जो थोड़ा सा डिले प्रोसेस कर देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल्स की वजह से डिले हो जाता है, चाहे वो आपके इनकम के डॉक्यूमेंटेशन की वजह से डिले हो जाता है, तो वो उन बच्चों को प्रायोरिटी 2 में आ जाएगा, यानी कि उसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम यानी कि 35 डेज से बढ़ के वो 61 डेज पे ऊपर भी जा सकता है। और तीसरी कैटेगरी में आ जाएंगे प्रायोरिटी 3 वाले स्टूडेंट, जिस इंस्टीट्यूशन का कोटा सिस्टम जो है वो पूरा हो गया है, फिर भी कोई बच्चा उस इंस्टीट्यूशन के लिए फाइल लगा रहा है, देयर इज अ हाई चांसेस कि उस बच्चे के वीज़ा में डिले हो सकते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का, हो सकता है कि आपका प्रोसेस जो है वो 6 महीने के लिए भी लटक जाए। ये प्रोसेस जो लटकेगा वो इमिग्रेशन में लटकेगा, इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो सकता है कि आप जल्दी सारी चीज़ें कर लो। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और भी बोली है, जिसके अंदर जो रीजनल एरिया है जहाँ पर बच्चा कहता है कि नहीं हमें तो मेलबर्न भेज दो, हमें तो सिडनी जाना है जी, वहाँ पे काम भी कर लेंगे, हमारे रिश्तेदार भी रहते हैं, तो इन सिटीज़ को आप थोड़ा सा साइड लाइन पे करके थोड़ा सा रीजनल एरियाज की तरफ आप फोकस करो, ताकि आपका वीज़ा जो है वो जल्दी निकल पाए। क्योंकि रीजनल एरियाज के पास नंबर ऑफ कैपेसिटी अच्छी होती है, बट स्टूडेंट क्योंकि रीजनल एरिया है तो वहाँ पर जाना प्रेफर नहीं करते हैं। बीइंग अ रीजन क्वींसलैंड में नहीं जाना है, हमारा कोई रिलेटिव नहीं रहता है, हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पार्ट टाइम जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी।
तब रीजनल एरिया वालों को ज़्यादा वीज़ा की पॉसिबिलिटीज़ मिलेंगी, यानी कि अगर आप एडिलेड की तरफ जा रहे हो, आप ब्रिस्बेन जा रहे हो, आप क्वींसलैंड जा रहे हो, तो वहाँ पर आपकी वीज़ा जल्दी निकलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि रीजनल एरिया को वो लोग ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपका वीज़ा आउटकम पॉजिटिव भी होगा और अपना वीज़ा भी जल्दी ले पाओगे। पर अब जो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है कि आप अपनी एप्लीकेशन में ये जुगाड़बाजी हो गया, कॉलेज में फाइन लगा दो, हम पे आफ्टर वीज़ा के लिए चले जाएंगे, इन वाली स्कीमों से आपको बचना है। क्योंकि पे आफ्टर वीज़ा में 2 महीने में बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस लिए, और दैट्स अ ट्रू। ऑस्ट्रेलिया ने 2 महीने के अंदर बहुत ही अच्छा नंबर ऑफ रिजेक्शन का है दिया। अब जो नए रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे 14 नवंबर के बाद से, वो रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, यानी कि जब आप वीडियो देख रहे हो तो ये रूल्स ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो आपके पास अब अपॉर्चुनिटी है, अगर आप फरवरी इनटेक के लिए फाइल लगा रहे हो, दैट डू आई एग्री कि इंस्टीट्यूशन का जीडी राउंड आपने क्लियर कर लिया, अपना जीएस राउंड क्लियर कर लिया है, बट आपको इमिग्रेशन में भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। आजकल एआई ने हर एक की लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। बच्चे भी आजकल चैट जीपीटी यूज़ करके, या कंसल्टेंट्स भी चैट जीपीटी यूज़ करके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह बना देते हैं, भाई 2 महीने लगने हैं, लगा दो। तो मेक श्योर जब भी आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगा रहे हो, आप उसमें इस चीज़ से बचते हुए कि हमें फंडिंग नहीं लगानी है, इनकम के डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगाने हैं, एसओपी अगर चैट जीपीटी यानी कि एआई जनरेटेड होगी तब भी चलेगी, तो इन चक्करों को साइड पे करते हुए मेक श्योर आप जब भी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगा रहे हो, आप सारे डॉक्यूमेंटेशन इमिग्रेशन को दो। अगर आप 3 महीने पुराना फंड लगा रहे हो, आप उसका फंडिंग का सोर्स भी इमिग्रेशन को प्रोवाइड करो। आपके एकेडमिक स्कोर्स भी अच्छे होने चाहिए, आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी मीट करती होनी चाहिए, यानी कि अगर आप स्कॉलर स्टूडेंट हो तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है इंस्टीट्यूशन से स्कॉलरशिप लेने के लिए, पर स्कॉलर स्टूडेंट्स के लिए इमिग्रेशन के पास भी वेटेज रहता है आपको वीज़ा ग्रांट करने के लिए। तो जितने अच्छे एकेडमिक्स होंगे उतना बढ़िया है, पर इमिग्रेशन में फाइल लगानी है तो मेक श्योर 60% नंबर आपके होने चाहिए। नंबर 4, जो मेन पॉइंट है, जब भी आप अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इमिग्रेशन में लगाते हो, आई रिक्वेस्ट, अगर आपका कोई कंसल्टेंट भी आपके लिए एसओपी बना रहा है तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट आप उस एसओपी को जरूर रीड करो, और ये चीज़ ज़रूर आप खुद भी चेक करो, अपने कंसल्टेंट को भी बोलो चेक करने के लिए कि वो प्लेगरिज्म फ्री हो, यानी कि वो किसी भी एआई सिस्टम से उठाई हुई एसओपी ना हो, आपकी ट्रू इंटेंशन को जस्टिफिकेशन देती होनी चाहिए। यानी कि अगर मान लो आपका कहीं पर भी कोई गैप है, किसी रीज़न की वजह से गैप है, ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया गैप नहीं उठाता है, बट कुछ केसेस में जहाँ पर बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे थे, अब नीट की प्रेपरेशन कर रहे थे, ऐसे वाले केसेस में आप जस्टिफिकेशन को लगा के, या वो वाले बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री अपना इंडिया में कंप्लीट कर लिया है, आप उसके डॉक्यूमेंटेशन लगाओ, उसकी जस्टिफिकेशन लगाओ। मेन क्वेश्चंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखो। ये नहीं है कि आप जेनरिक सारी चीज़ें लगा दो और फिर वो सिस्टम में जब फाइल जाए, रिजेक्शन आ जाए और आपका कंसल्टेंट बोले सॉरी आपकी रिफ्यूजल आ गई। असेसमेंट लेवल 2 में आने से कुछ वेटेज मिली है, बट MD 115 यानी कि मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 115 आने से आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी हुई है। तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस लगाने हैं, हर एक डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक होना चाहिए, हर एक की ट्रांसलेशन लगी होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट इंग्लिश में नहीं है तो मेक श्योर अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो स्मूथ वे में प्रोसेस करना चाहते हो, सारे डॉक्यूमेंट जनरल लगाओ। आपको पता होना चाहिए आपकी फाइल में क्या लग रहा है, आपके अकेडमिक्स, आपके लैंग्वेज को तो मैटर करते हैं, बट आपके पेरेंट्स की ITR, उसके इनकम के डॉक्यूमेंटेशन, चाहे वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले हो, चाहे सर्विस वाले हो, चाहे खुद का बिजनेस है, अब उसके हर एक डॉक्यूमेंटेशन की जेन्युइन जस्टिफिकेशन दो, ताकि वीज़ा ऑफिसर उसको वेरीफाई कर पाए और उसके बेस के ऊपर आपको वीज़ा ग्रांट कर पाए। अदरवाइज रिफ्यूजल लेटर आएगा जिसके ऊपर ये लिख के आएगा हम आपके होम टाइप से सेटिस्फाइड नहीं है, आपका कोर्स रेलिवेंट नहीं है, या आपका सेम कोर्स आपकी होम कंट्री में भी अवेलेबल है, क्योंकि हमने SOP में जस्टिफिकेशन नहीं दी अच्छे से। तो मेक श्योर आप ऑस्ट्रेलिया का अगर वीज़ा लेना चाहते हो तो आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखो। और अगर आप इमिग्रेशन गुरुस के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो, या हमारे ऑफिस में विजिट करके अपने ऑस्ट्रेलिया जाने के सपने को साकार कर सकते हो। थैंक यू।